उत्तराखंड में 108 सेवा के पहिए जाम होने से दूर दराज के मरीजों की दिक्कतें बढ़ गई हैं, क्योंकि इस सेवा को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार के पास बजट ही नहीं है। ऐसे में विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि कांग्रेस इसे अधिकारियों की लापरवाही बता रही है। देखिए रिपोर्ट। बीमार लोगों तक राहत पहुंचाने के मकसद से उत्तराखंड में शुरू की गई आपातकालीन 108 सेवा इन दिनों खुद बीमार है और इसका असर अब धीरे धीरे ग्रामीण इलाकों पर पड़ने लगा है। यहाँ मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। 108 को जब कॉल किया गया, उनको बुलाया गया, तो जाते उन्होंने तो फोन ही नहीं उठाया। गांव में, पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ कोई भी आवागमन के साधन नहीं है, तो 108 ही एक ऐसा साधन है जो गरीब लोगों के या पहाड़ के लोगों के काम आता है, वही आ सकता है। वहाँ पर डॉक्टर्स भी नहीं है। सरकार से अनुरोध करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस व्यवस्था को सुचारू कीजिए, शिक्षा को और स्वास्थ्य को। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने प्रदेश सरकार पर हल्ला बोलते हुए इसे सरकार की गंभीर लापरवाही करार दिया है। हालांकि कांग्रेस इसे अधिकारियों की लापरवाही बताकर अपना पल्ला झाड़ रही है। 108 और खुशियों की सवारी में मैनेजमेंट खत्म हुआ। जो लोग तड़प रहे हैं दूर दराज में इस कड़ाके की ठंड में, उन पर क्या गुजर रही होगी। ये सरकार रेता, बजरी, खनन, शराब, भूमाफिया, इनकी तो हर चीज की मॉनिटरिंग करती है, इनके साथ बैठकें होती हैं, लेकिन जो चीज उत्तराखंड को आगे ले जाने वाली है, जो लाइफ लाइन थी 108, उसके बारे में मॉनिटरिंग करने की सरकार को फुर्सत तक नहीं है। संबंधित विभाग के जिन अधिकारियों को उस बात के लिए वेतन दिया जा रहा है सरकारी खजाने से, ये उनका उत्तरदायित्व है। उनको कसा जाना चाहिए और उनके खिलाफ सरकार की सेवा शर्तों के अधीन अनेक तरह के प्रावधान है कसे जाने के, उनका इस्तेमाल होना चाहिए। दरअसल पहाड़ी इलाकों में प्राइवेट वाहन भी आसानी से नहीं मिल पाते हैं, जिससे मरीजों को अस्पताल तक पहुंचने में घंटों की देरी हो जाती है और ऐसे में कई बार मरीजों को जान से हाथ तक धोना पड़ता है। हालांकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मुताबिक प्रदेश सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। उनके मुताबिक 108 सेवा के लिए बजट आवंटित कर दिया गया है। अभी हमारे पास 139 एम्बुलेंसेज जो है 108 की चल रही हैं, जिसमें से 16-17 करीब एएलएस एम्बुलेंसेज हैं, बाकी जो है वो बीएलएस एम्बुलेंसेज हैं। हमारे स्तर से ये पैसा इनको बजट जो है निर्गत कर दिया है। असल में 108 एम्बुलेंस सेवा पहाड़ी इलाकों में, खासकर दूर दराज के इलाकों में मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने और फर्स्ट एड देने का काम करती है, जिसकी मदद से अब तक हजारों लोगों की जान बचाई जा चुकी है। लेकिन बजट के अभाव में इस सेवा के ठप हो जाने से लोगों की मुश्किलों में काफी इजाफा हुआ है। ऐसे में उत्तराखंड की लाइफलाइन कहे जाने वाली ये सेवा कब तक रफ्तार पकड़ती है, देखना दिलचस्प होगा। दिल्ली से अनुराग चड्ढा, देहरादून से सोनू सिंह और उत्तरकाशी से देवेंद्र रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आप 7 जनवरी यानी कल टैक्सी या मैक्सी कैब से आवाजाही करने पर विचार कर रहे हैं, तो आपकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि 7 जनवरी को गढ़वाल मंडल में टैक्सी यूनियन की हड़ताल है। दरअसल टैक्सी यूनियन ने अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन करने का ऐलान किया है, जिसके कारण पहाड़ी जिले खासतौर पौड़ी, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उत्तराखंड टैक्सी पर्वतीय महासंघ का कहना है कि 2013 में आई आपदा में उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हुआ था, जिससे वो अब तक नहीं उबर पाए और ऐसे में अब राज्य सरकार उन पर कई नियम थोप रही है, जिसके कारण उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आपको बता दें कि पर्वतीय इलाकों में लिंक रोड में यातायात सेवा जीप और टैक्सियों के भरोसे ही रहती है। उत्तराखंड में रेल लाइनों को लेकर राजनीति ज्यादा हुई है, जबकि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने के बावजूद इन्हें 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ाया जा सका। एक बार फिर रेल लाइन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों पर रेल किसी सपने से कम नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए कि आजादी के बाद से इस पर राजनीति ज्यादा हुई है, जबकि रेल लाइन को लेकर 1 इंच भी आगे बढ़ने की दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया। एक बार फिर टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता प्रदीप टमटा के मुताबिक टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को यूपीए सरकार के वक्त राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है।
हमने रेल नेटवर्क को, चाहे टनकपुर से बागेश्वर रेल नेटवर्क हो, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग हो, टनकपुर बागेश्वर सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने राष्ट्रीय प्रोजेक्ट भी घोषित किया। टनकपुर जलजीवी को पुरानी हमारी यूपीए सरकार ने, यूपीए गृह मंत्री भारत सरकार की ओर से मंजूरी दी थी। आज सिर्फ इस क्लेम पे कि वित्त मंत्री, ये गृह मंत्री इजाजत है, हमारा काम शुरू हो सकता है। उधर अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से बीजेपी के नेता और मौजूदा सांसद अजय टमटा का कहना है कि टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन को लेकर यूपीए सरकार के वक्त कोई कदम नहीं उठाया गया था, बल्कि जब इस मसले पर सवाल किया गया तो उन्हें निराशा हुई। उन्होंने कहा कि वो इस रेल मार्ग को लेकर प्रयास कर रहे हैं। टनकपुर जो बागेश्वर रेल लाइन को लेकर के मैंने शुरू में ही पत्र लिखा था और उसका जवाब आया है। जवाब जो है वो कांग्रेस शासनकाल के समय का ही आया है। कांग्रेस शासनकाल के समय में ही उसको राष्ट्रीय योजना में रखा गया रेल की, और राष्ट्रीय योजना में रखने के बाद उन्होंने उसका सर्वे करा करके कांग्रेस के समय में ही, और उन्होंने उसी समय इसको बोला कि ये जवाब जो मेरे पास आया है कि उसमें ये आया है कि ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं किया जा सकता। अब पुनः मुझे दोबारा से उसको उत्तराखंड में टनकपुर बागेश्वर, टनकपुर जलजीवी और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन को ब्रिटिश काल से ही सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। तब इन रेल लाइनों का सर्वे भी किया गया था, लेकिन आजादी के बाद से इन रेल लाइनों को लेकर चर्चा तो जरूर होती है, लेकिन इसके निर्माण की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और उधर इको सेंसिटिव जोन के मुद्दे को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट ने राज्य सरकार पर हल्ला बोला है। उनके मुताबिक राज्य सरकार ने जनता से जो राय शुमारी करनी थी वो की नहीं, बल्कि जब तारीख निकल गई उनके बाद हो हल्ला किया जा रहा है। 2 साल तक आप चुप रहे, आपकी वजह से ये फिर अफरा तफरी का माहौल और वहां के लोगों को परेशानी में डालने का जो काम किया आपकी सरकार ने किया है। अब उत्तराखंड की कांग्रेस की सरकार अपना बर्डन शिफ्ट करती है केंद्र की सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी की जो अभी केंद्र की सरकार है। पर्यावरण मंत्री जी से समय लिया है और उनको अचानक कहीं बाहर जाना पड़ा है, तो उनके जो सेक्रेटरी हैं आईएएस, वो इस बात को सारा सुनेंगे। उन्होंने कहा है मैं फिर इसको सुनूंगा। हमारा पूरा फोकस रहेगा कि 2 साल का समय वहां के लोगों को पुनर्विचार करने के लिए दिया जाए। अगर लोग चाहते हैं तो इको सेंसिटिव जोन बने, अगर नहीं चाहते हैं तो इसको निरस्त किया जाए गजट नोटिफिकेशन को। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के 6 महीने बाद भी किशोर उपाध्याय पार्टी नेताओं को जिम्मेदारी नहीं सौंप सके हैं। हालांकि कांग्रेस के नेता पहले लोकसभा चुनाव और फिर उपचुनाव को वजह बता रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड कांग्रेस की राजनीति उबड़ खाबड़ पहाड़ों की तरह जटिल है। यहाँ पार्टी में कई बड़े नेता हैं और उनके अपने गुट भी हैं, जिसके बीच खींचतान स्वाभाविक है। यही वजह है कि प्रदेश कांग्रेस में बीते 6 महीने से कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पा रहा है। हालांकि पार्टी नेताओं की दलील है कि पहले लोकसभा चुनाव और फिर उपचुनाव के चलते कार्यकारिणी का गठन नहीं किया जा सका है, और अब जब नेताओं को फुर्सत मिली है तो जिम्मेदारियां भी बांट दी जाएंगी। आने वाले चुनाव के लिए भी जरूरी है और चुनाव की तैयारियों के लिए भी जरूरी है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी 7-8 महीने हो गए प्रदेश के अध्यक्ष जी को दोबारा से जो पुनर्गठन हुआ था उसमें प्रदेश अध्यक्ष जी बने थे और कार्यकारिणी का पुनर्गठन होना है। मैं समझता हूं नई कार्यकारिणी में जरूरी नए पदाधिकारी बनने उस पर निर्णय हो जाना चाहिए। इसी हफ्ते में हाईकमान का जो भी उसमें आदेश होगा वो आ जाएगा और मैं समझता हूँ बहुत जल्दी जो है कार्यकारिणी का आदेश निर्देश जारी हो जाएगा। दरअसल प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी को लेकर कई नेता नाराजगी तक जता चुके हैं। ऐसे नेताओं की दलील है कि अगर संगठन कमजोर होगा तो पार्टी 2017 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि वो इसी महीने के अंत तक अपनी कार्यकारिणी घोषित कर देंगे, जिसमें ईमानदार और कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। मेरा विचार है कि लगभग 31 के आसपास रखनी चाहिए। हमारे कुछ साथियों का जो हमारे वरिष्ठ नेता है वो कह रहे हैं कि 31 बहुत छोटी होगी, हमको कम से कम 51 की बनानी चाहिए। तो बड़ी कमेटी बनाने का नहीं है, इफेक्टिव और जो काम कर सके ऐसी कमेटी बनाने का है। असल में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा भी संगठन में अपने समर्थकों के लिए अहम पद चाहते हैं।
वहीं मौजूदा मुख्यमंत्री के करीबियों का समायोजन भी किशोर उपाध्याय के सामने चुनौती से कम नहीं है। यही कार्यकारिणी के गठन में हो रही देरी की सबसे बड़ी वजह भी है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चमोली में जेई की हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी नितिन कुमार ने जिला कारागार में आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने मफलर से फांसी लगाई। घटना के बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी नितिन पर पीडब्ल्यूडी विभाग में जेई के पद पर कार्यरत 21 साल की एक महिला के कत्ल के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग था, लेकिन महिला की शादी से इनकार के बाद नितिन ने महिला का कत्ल कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने उसे सहारनपुर से गिरफ्तार किया था और अदालत के आदेश पर जिला कारागार पुरसाड़ी में भेजा था। 3 बजे के करीब कोर्ट है। तो ये इसकी मौत कैसे हुई होगी? कुछ मसलक से मतलब फांस लगाने से उसकी डेथ हो गई। 15 दिसंबर को उत्तराखंड से बागपत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त जिस भूरा ने पुलिस के शिकंजे को ताश के पत्ते की तरह बिखेर कर रख दिया, आज भी उस इनामी बदमाश पर शिकंजा कसना पुलिस के लिए न सिर्फ एक चुनौती बना हुआ है, बल्कि उसके साथियों पर कसते शिकंजे के साथ भूरा के देश छोड़कर भागने की आशंका बढ़ती जा रही है। 40 से ज्यादा आपराधिक मामले, 12 लाख का इनामी बदमाश, तलाश में जुटी 4 राज्यों की पुलिस। आखिर कैसे शिकंजे में आएगा भूरा? पूरी कहानी है पुलिस को पता चल गई है। भूरा को लेकर रोज नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। चाहे बात उत्तराखंड के रुड़की जेल में रहकर उसके सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर एक्टिव रहने और उसके जेल से भागने की साजिश रचने की हो, या फिर ताजा तफ्तीश में दिल्ली के मयूर विहार से गिरफ्तार किए गए भूरा के सहयोगी अरविंद रोहिला की गिरफ्तारी की हो। अरविंद के पास से AK-47 की बरामदगी ये बताने के लिए काफी है कि जराइम की दुनिया में भूरा एंड कंपनी की जड़ें यूपी, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में कितनी मजबूती से गड़ी हुई हैं। है कि उसके 3-4 साथी अरेस्ट हो चुके हैं और पूरी कहानी है पुलिस को पता चल गई है। और जहां जहां इनके साथियों के रुकने के ठिकाने हैं, रिश्तेदारियां हैं, वहां पुलिस दबिश दे रही है। भूरा की तलाश में जुटी 4 राज्यों की पुलिस के लिए उसके संगठित अपराध की जड़ों को खंगालना उतना ही जरूरी हो गया है जितना कि STF और खुफिया पुलिस के उस आशंका को ध्यान में रखकर भारत नेपाल सीमा पर निगरानी बरतना, जिसके मुताबिक भूरा देश छोड़कर भागने की फिराक में है। लेकिन ये सब जितने भी इसके साथी हैं या भूरा है वो भागा हुआ है, उस पर इनाम भी बढ़ा दिया गया था, इसलिए वो भी बहुत दूर हो सकता है कि निकल गया। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी इसके बाकी साथी भी, वो भूरा भी पकड़ा जाएगा और जो हथियार लेके भागे हैं वो भी बरामद होंगे। 16 दिसंबर को उत्तराखंड से यूपी के बागपत कोर्ट में पेशी के लिए भूरा को एक टेम्पो में ले जाया गया। नतीजा ये हुआ कि भूरा के साथी पुलिस टीम पर फायरिंग कर उसे आसानी से छुड़ा कर लेकर फरार हो गए। भूरा को फरार हुए 20 दिनों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक भूरा की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। हालांकि पुलिस ने अरविंद समेत भूरा के कई साथियों पर शिकंजा कस दिया है। अरविंद के पास से जहां AK-47 और 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है, वहीं अन्य के पास से एक स्कॉर्पियो गाड़ी और लूटे गए हथियार भी पुलिस ने बरामद किए हैं। उत्तराखंड के ADG लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक नेपाल बॉर्डर के अलावा SSB और ITBP को भी अलर्ट जारी किया गया है। अगर भूरा के विदेश जाने की पुख्ता जानकारी मिलती है तो पुलिस की एक टीम विदेश भी रवाना हो सकती है। देहरादून से सोनू सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारतीय वायुसेना के मालवाहक हेलीकॉप्टर MI-26 ने केदारनाथ में आज सुरक्षित लैंडिंग की। विमान की लैंडिंग सुबह 9 बजे हुई। इस हेलीकॉप्टर से भारी मशीनों की ढुलाई बुधवार से शुरू होगी। बता दें कि केदार धाम में सौंदर्यीकरण का काम शुरू होना है। इसके अलावा पुल निर्माण, नदी डायवर्जन और 2013 में आपदा के बाद ध्वस्त हुए भवनों के मलबे को हटाने का काम किया जाना है, जिसके लिए MI-26 विमान भारी मशीनों को वहां ले जाने का काम करेगा।
ये पूरे शीतकालीन में जो काम करने के लिए हम लोग ये इक्विपमेंट जो ऊपर लेके जा रहे हैं, जिसमें स्नो ब्लोअर जो है बहुत मेन रोल प्ले करेगा, जिससे कि हमारा जो आगे स्नो कटिंग वगैरह जहाँ पे हमें ज्यादा बर्फ पड़ती है वहाँ स्नो रास्ता बनाने के लिए दिक्कत आती है, तो वो स्नो कटिंग करके ये रास्ता बनाएगा। और हैवी मशीन्स जैसे पोकलैंड हो गई और दूसरा आपके डंपर्स हो गए और जेसीबीज हो गए, ये जो रिवर बैंक्स हैं, रिवर बैंक्स में जो हमारे प्रोटेक्शन की वॉल लगनी है उसके लिए ये काम करेंगे। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ बोंगा और भेलुड़ा गांव के लोगों ने डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार इसे जल्द वापस नहीं लेती तो भटवाड़ी के करीब 88 गांव के लोग एक साथ सड़क पर आंदोलन करने को मजबूर होंगे। भटवाड़ी ब्लॉक के अंतर्गत जो संयुक्त संघर्ष समिति का जो शैक्षणिक जोन का जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, और हम ये चाहते हैं कि हमारी ग्राम सभा बोंगा, भेलुड़ा और तोली के गांव के समस्त महिलाएं और पुरुष यहाँ पे आए हैं, और हम ये चाहते हैं कि ये निरस्त होना अत्यंत जरूरी है, नहीं तो हम लोगों को फिर आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर और हमारा राष्ट्र और हमारा उत्तराखंड में जो ये अन्याय हमारे साथ हो रहा है, हमें इससे तो तोड़ना पड़ेगा। तब तक हमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, हमें इस चीज को जरूर 26 जून को खत्म करना है। ये हमारा नारा है, ये हमारा संघर्ष है। बोंगा और भेलुड़ा ग्राम सभा से सारी जनता यहाँ पर इको सोसाइटी जोन के विरोध में आए हैं, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ बिल्कुल विपरीत है। पर्यावरण और सर्वे के अनुसार जो भी रिपोर्ट यहाँ से गई वो बिल्कुल गलत गई है, क्योंकि जो भी ये कानून बन रहा है इससे यहाँ के क्षेत्र का विकास रुक जाएगा।